हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की गई है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है सिक्किम। सी ऑप्शन सही है आपका, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। यह एक हिमालयी राज्य है। ठीक है, यह एक हिमालयन राज्य है। ठीक, और इसकी लोकेशन जान लेते हैं। इसके उत्तर में हिमालय है, इसके पूर्व में नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। इसके पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है तथा इसके दक्षिण में है उत्तर प्रदेश, यूपी है आपका। इसकी राजधानी जान लेते हैं। इसकी राजधानी है देहरादून तथा इसका हाई कोर्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट, यूके हाई कोर्ट है। तथा यहाँ एक सदनी व्यवस्था है। यहाँ की विधानसभा एक सदनी है। तथा यहाँ के मुख्यमंत्री आपके हैं पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपका, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। यह यूपी का ही हिस्सा था जो सन 2000 में यूपी से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, इसमें 13 जिले हैं, इसके 13 जिले हैं और 2 मंडल है। 2 मंडल में आपका गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, 2 मंडलों में गढ़वाल और कुमाऊं है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। हेलीकॉप्टर आपातकालीन जो सेवा चालू हुई है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसे संजीवनी नाम दिया गया है। इसका संचालन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश द्वारा संचालित किया जाएगा, एम्स जिसको हम कहते हैं। इसका क्षेत्र होगा, सेवा क्षेत्र उत्तराखंड के 150 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी यह सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए एक भेल 429 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा इसमें। हेलीकॉप्टर में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक्स और जीवन रक्षक उपकरणों से युक्त एक आपातकालीन चिकित्सा इकाई होगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? यह सेवा दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। यह सेवा दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह सेवा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच प्रदान करेगी। यह सेवा राज्य आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रणाली को मजबूत करेगी। इसका शुभारंभ देख लेते हैं। यह सेवा 12 अक्टूबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित की गई थी। यह सेवा 15 अक्टूबर 2023 को आम जनता के लिए उपलब्ध हो गई थी। मुख्य तथ्य क्या है? हेम्स हेलीकॉप्टर भारत की पहली हेम्स है। यह भारत की पहली हेम्स का मतलब है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा भारत की पहली है। ठीक है, यह सेवा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी होगी। यह सेवा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। संपर्क देख लेते हैं। इस सेवा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर इतने पे संपर्क कर सकते हैं। अब आप देख लेते हैं अगली न्यूज है। युद्धाभ्यास वायु शक्ति का पिछला संस्करण कब आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन है आपका 2018, बी ऑप्शन है 2019, सी ऑप्शन है 2021, डी ऑप्शन है 2023। बी ऑप्शन आपका सही है 2019 में। अब देख लेते हैं इसके बारे में, यह कहाँ शुरू हुई है। यह राजस्थान के
राजस्थान के पोखरण में शुरू हुई है। इसकी स्थापना सन 1949 में, राजस्थान की स्थापना सन 1949 में हुई थी। ठीक है, तथा इसकी राजधानी जयपुर है तथा इसके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, मिश्र जी हैं। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं। यहाँ का हाई कोर्ट जोधपुर हाई कोर्ट है, यहाँ हाई कोर्ट जोधपुर है। तथा इसकी भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। पूर्व में है आपका पंजाब, पश्चिम में है पश्चिम पाकिस्तान, उत्तर में है पंजाब और पूर्व में है यूपी एमपी और दिल्ली। ठीक है, और आपका दक्षिण में है एमपी और गुजरात। यहाँ एक सदनी विधानमंडल है तथा अब आगे देख लेते हैं, वायु शक्ति के बारे में जान लेते हैं। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना का द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। यह पहली बार 1985 में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, यह अभ्यास इंडियन एयरफोर्स की युद्धक क्षमता और तैयारियों का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें इंडियन एयरफोर्स के सभी विमान और हथियार प्रणाली को शामिल किया जाता है। यह अभ्यास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इंडियन एयरफोर्स की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया जाता है। वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति की शुरुआत हुई है। यह शुरुआत 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के 120 से अधिक विमानों ने भाग लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, तेजस MK-1A, LCA तेजस MK-2, C-130J सुपर हरकुलिस, अपाचे, लॉन्गब्लो हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर शामिल थे। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स ने हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर और ज़मीन से हवा में मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। इंडियन एयरफोर्स ने इस अभ्यास में क्लोज एयर सपोर्ट, एयर इंट्रोडक्शन, ऑफेंसिव काउंटर एयर, डिफेंसिव काउंटर एयर और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ऑपरेशन का भी प्रदर्शन किया। इसका महत्व जान लेते हैं। यह वायु शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स युद्धक क्षमता और तैयारियों का एक प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास इंडियन एयरफोर्स को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपनी क्षमता का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। यह अभ्यास इंडियन एयरफोर्स की अपनी रणनीति और वायु शक्ति रणनीति और युक्तियों को विकसित करने में भी मदद करता है। अब आगे देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। वायु शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह इंडियन एयरफोर्स को अपनी युद्धक क्षमता और तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है, यह अभ्यास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के अलावा भारतीय सेना और भारतीय नौसेना भी भाग ले रही है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, बोइंग इंडिया का नया प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। ये ऑप्शन है निखिल जोशी, बी ऑप्शन है एस सोमनाथ, सी ऑप्शन है श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति और डी ऑप्शन है डॉक्टर समीर वी कामता। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शंस
क्या सही है ऑप्शन इसमें? ये ऑप्शन आपका सही है, निखिल जोशी। ठीक है, निखिल जोशी है। अब आगे जान लेते हैं। अब ये ऑप्शन इनके बारे में हम जान लेते हैं। एस सोमनाथ, ये अपने इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और श्री कोप्पू सदाशिव मूर्ति, ये हैं भेल के अध्यक्ष और सीईओ BHEL। ठीक है। और डॉक्टर समीर बी कामता DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो ये इन लोगों को भी याद रखना जरूरी है। अब आगे हम देख लेते हैं भेल के बोइंग इंडिया के बारे में। बोइंग इंडिया की स्थापना सन 1916 में हुई थी। इसके संस्थापक आपके थे विलियम ई बोइंग। इसके संस्थापक विलियम ई बोइंग थे। अभी इनके अध्यक्ष हैं, अभी इनके सीईओ हैं काइल हॉर्न। ठीक है, काइल हॉर्न इनके सीईओ हैं। और यह किन किन क्षेत्रों में काम करती है? स्पेस और रक्षा के क्षेत्र में यह काम करती है। ठीक है, स्पेस एंड रक्षा के क्षेत्र में यह कंपनी काम करती है। अब आगे देख लेते हैं निखिल जोशी के बारे में। निखिल जोशी 15 फरवरी 2024 को बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इसका इतिहास जान लेते हैं। बोइंग इंडिया के बारे में यह है, सन 1995 में बोइंग ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोला। सन 2005 में बोइंग ने भारत में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित की तथा 2010 में बोइंग ने भारत में अपना पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया। वर्तमान में जान लेते हैं। बोइंग भारत में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। बोइंग भारत के रक्षा बलों को कई तरह के विमान और हथियार प्रदान करता है, जिनमें शामिल है C-17 ग्लोबमास्टर, AH-64 अपाचे, P-8I पोसीडॉन, MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। बोइंग भारत में कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में भागीदार है, जिनमें शामिल है लड़ाकू विमान कार्यक्रम, अगली पीढ़ी के गश्ती विमान, और अगला पॉइंट है हेलीकॉप्टर कार्यक्रम। निखिल जोशी के बारे में आप जान लेते हैं। ये 25 वर्षों से अधिक का इनका अनुभव है, जिसमें रक्षा, एरोस्पेस, नागरिक उड्डयन शामिल है। भारतीय नौसेना में 12 साल की सेवा, जिसमें 4,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव भी शामिल है। बोइंग में कई प्रमुख पदों पर कार्यरत रहे हैं, जिनमें शामिल है भारत और दक्षिण एशिया के लिए रणनीति और व्यवसाय विकास के निदेशक के तौर पर रहे हैं। F-18 या F-15 लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए भारत के लिए क्षेत्रीय बिक्री निदेशक के रूप में भी रहे हैं। निखिल जोशी की नियुक्ति बोइंग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत में अपनी उपस्थिति और प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। अन्य जानकारी भी है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। बोइंग भारत सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण साझेदारी में भी शामिल है, जिसमें शामिल है मेक इन इंडिया पहल, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब आगे देख लेते हैं। बोइंग भारत में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। बोइंग भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार के रूप में देखता है और निखिल जोशी की नियुक्ति इस रणनीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अगली न्यूज देख लेते हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? जान लेते हैं इसके बारे में। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है चंडीगढ़। जान लेते हैं कहाँ किया जा रहा है। चंडीगढ़ में किया जा रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। इसका गठन हुआ था सन 1953 में। ठीक है, इसका राजकीय पक्षी है भारतीय
भारतीय ग्रे हॉर्नबिल है। यहाँ का फल है, राजकीय फल है आम, ठीक है। यहाँ का राजकीय पेड़ है मैगीफेरा इंडिका, ठीक है। यहाँ का राजकीय पेड़ है ये, ठीक, ये फल है यहाँ का, ठीक है। यहाँ का हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का। यह महोत्सव 2001 में इशारा कठपुतली थिएटर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत और विदेशों से विभिन्न प्रकार की कठपुतली कला को प्रदर्शित करना और लोकप्रिय बनाना है। अगला पॉइंट है, यह महोत्सव हर साल चंडीगढ़ में आयोजित किया जाता है। इसमें दुनिया भर के कठपुतली कलाकारों, कठपुतली निर्माताओं और कठपुतली थिएटर समूहों की भागीदारी होती है। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार की कठपुतली कला का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे स्ट्रिंग कठपुतली, रॉड कठपुतली, शैडो कठपुतली, हैंड कठपुतली और पानी की कठपुतली। यह महोत्सव न केवल कठपुतली कला का प्रदर्शन करता है, बल्कि कठपुतली कला के इतिहास, तकनीकों और विभिन्न प्रकार के कठपुतली के बारे में कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है। अब जान लेते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। इस बार चंडीगढ़ 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। यह महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्य विभाग टैगोर थिएटर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव दुनिया के सबसे बड़े कठपुतली त्योहारों में से एक बन गया है। यह महोत्सव चंडीगढ़ शहर के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम बन गया है और हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है। यह महोत्सव न केवल कठपुतली कला को लोकप्रिय बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि यह चंडीगढ़ शहर को एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह महोत्सव 17 से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव में 20 से अधिक देशों के कठपुतली कलाकार भाग लेते हैं, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका, श्रीलंका के कलाकारों द्वारा कठपुतली प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अगला पॉइंट है, इस महोत्सव में कठपुतली कला से संबंधित पुरस्कारों और अन्य सामग्री की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। अब आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है वर्ष 2013, बी ऑप्शन है वर्ष 2014, सी ऑप्शन है वर्ष 2015, डी ऑप्शन है वर्ष 2016। तो सी ऑप्शन आपका सही है, वर्ष 2015 में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अभी इनके हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। 12 फरवरी 2024 को नीति आयोग ने ग्रीनिंग इंडियाज वेटलैंड्स नामक एक रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और बहाली के प्रयासों को गति देने के लिए की गई है। रिपोर्ट और पहल पोर्टल के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, इसका इतिहास जान लेते हैं। रिपोर्ट भारत में आर्द्रभूमि के इतिहास, उनके महत्व और वर्तमान की स्थिति पर प्रकाश डालती है। यह भारत में आर्द्रभूमि के क्षरण के कारणों और परिणामों का भी विश्लेषण करती है। अब आगे जान लेते हैं, वर्तमान में जान लेते हैं क्या स्थिति है। रिपोर्ट भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और बहाली के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों का विवरण प्रदान करती है। अगला पॉइंट है, यह आर्द्रभूमि के प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीनतम तकनीकों पर भी प्रकाश डालती है। अब पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। ग्रीनिंग इंडियाज वेटलैंड्स पोर्टल आर्द्रभूमि से संबंधित जानकारी का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है।
इसमें भारत में आर्द्रभूमि के प्रकार, उनके स्थान, उनकी स्थिति और उनके महत्व के बारे में भी जानकारी शामिल है। इस पोर्टल में आर्द्रभूमि के संरक्षण और बहाली के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट और पहल का महत्व क्या है? ग्रीनिंग इंडियाज वेटलैंड्स रिपोर्ट और पोर्टल भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और बहाली के प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब आगे जान लेते हैं। यह पहल भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करेगी। अगला पॉइंट है, यह नीति आयोग के अनुसार ग्रीनिंग इंडियाज वेटलैंड्स पहल भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल भारत को अपने जल संसाधनों को संरक्षित करने और अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।